नमस्कार दोस्तों, मैं विभा तंत्र सत्य के खोज में आज फिर से स्वागत करती हूँ डॉक्टर गणेश दुबे जी का। नमस्कार विभा जी। नमस्कार गणेश जी। आपने जैसे बताया था कि आपको आए दिन ये फोन आते हैं कि गुरुजी शायद नजर लग गई है या किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसमें आप क्या जवाब देते हैं? यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हो जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया। अब क्या कर दिया, कैसे कर दिया, कुछ कर दिया, ये समझ में नहीं आता। देखिए बहुत सारे लोगों में वहम है कि किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि तंत्र सिर्फ बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए भी है। और अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहा है तो वो ग्रह चालों का भी हो सकता है, आपके खुद के कर्मों की सजा हो सकती है, आपके खुद के कर्मों का वो हो सकता है। आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके जीवन में कष्ट आ सकता है। तो हर चीज़ को तंत्र से जोड़ना या किसी ने कुछ कर दिया है इस वहम पे अटके रहना ठीक नहीं है। मेरे पास ज़्यादातर जब केस आते हैं तो उसमें 90% जो केसेस होते हैं वो वहम के होते हैं। 10% केसेस ही ऐसे होते हैं जहाँ पर वास्तविक में कोई कुछ किया कराया है या ब्लैक मैजिक या जादू टोने होते हैं। क्योंकि आज करने वाले अच्छे लोग हैं नहीं और सब खाली थोड़ी बैठे हुए हैं। लेकिन आप क्या आवाज से पहचान जाते हैं कि ये केस सिर्फ वहम का है या सच में हुआ है? क्योंकि मैंने आपको सुना है कि हाँ ये है। ये शब्दों से, विचारों से पता चल जाता है, उसके हाव भाव से, उसकी ध्वनि से, उसके बॉडी के सिम्टम से पता चल सकता है कि उस पर किया कराया है या नहीं है। देखिए ब्लैक मैजिक में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तंत्र में ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम पकड़ लेते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ है। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आप पॉजिटिव जोन में नहीं आएंगी, वो आपको विचलित करेंगी, आपके ऑरा को कुछ ना कुछ करती है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जहाँ हमें पता चल जाता है। तो एक छोटा सा टोटका, एक पहला ये कि पता चल जाए अच्छा ये नजर लगी है। अगर नजर लगी है या किया कराया है तो सबसे पहले जो सबसे इनिशियल स्टेज की जो प्रॉब्लम होती है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, यूटीआई होगा, यूरिन इन्फेक्शन होगा। ये पहला सिम्टम है कि आप ब्लैक मैजिक के दायरे में हैं। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप एक सड़क पर काम करने वाले हार्ड मजदूर हैं या आप किसी मठ में बैठे हुए मठाधीश हैं या आप स्पिरिचुअल बंदे हैं या नॉन स्पिरिचुअल हैं या फौजी हैं या साइंटिस्ट हैं या आप खुद भी तांत्रिक हैं, ये पहला सिम्टम है कि आप पर तंत्र क्रिया की गई है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होगा। नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ आपके घुटने या बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। ये 2 सिम्टम काफ़ी होते हैं हमें पकड़ने के लिए कि इसमें तंत्र क्रिया की गई है। देखिए हेल्थ में जब होता है तो ये एक साथ नहीं होता, ये अलग अलग होता है। अगर एक साथ हो रहा है तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि सारे टेस्ट करा लिए, सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही कि बीमारी है क्या। तो ये इंडिकेशन होता है कि ये तंत्र की क्रिया है। और उसको उतारने का तरीका, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी मदर, मैं कहीं से आती थी और मुझे जरा कोई थकान लगे तो जल्दी से नमक और सरसों के उससे मुझे उसे उबार के वो बिल्कुल बहा देती थी। याद हो कि शुरू के जो हमारे एपिसोड्स रहे हैं उनमें हमने इन सब्जेक्ट पे काफ़ी डिटेल में बात की है। नज़र कैसे उतारें, टोना टोटका कैसे देखें, और भी अगर आपको लगता है कि किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, केस टू केस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्योंकि मैं ज़्यादा टोटके नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान हो जाता है। लोग कोई भी टोटका किसी को भी बता सकते हैं और कल को किसी को नुकसान हो, क्षति हो तो वो ठीक बात नहीं है। आप ये मेंशन कर रहे थे एक बार मुझे कि जब कभी प्रोलॉन्ग डिप्रेशन होता है तो डॉक्टरी इलाज के साथ साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ साथ तंत्र की भी मदद ली जाती है। और वो फिर जब सुसाइडल टेंडेंसी हो या पता चल जाए तो उसमें भी आप मदद करते आए हैं। उस केसेस में हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि देखिए अर्गला है, सिद्धि कुंजिका है, इसके साथ साथ मृत्युंजय श्रोत्र का पाठ है या ओम नमः शिवाय की चैंटिंग है, इनसे भी फर्क पड़ जाता है। मृत्युंजय क्रिया करने से भी डिप्रेशन और अवसाद के केसेस में निजात मिल जाती है। जहाँ सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, जहाँ जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, लगता है कि आपके लिए जीवन बचा ही नहीं है या ऑप्शंस ही नहीं है, ऐसी जगहों पर जब मन कमज़ोर हो जाता है तो, क्योंकि मन कमज़ोर कब होता है जब आपकी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं और उनकी पूर्ति कम होती है, तो आपको एक गैप बनता चला जाता है, इच्छाएं बड़ी हो जाती हैं आपको, तो उसको प्रैक्टिकली समझना पड़ता है कि ये
साइकोलॉजिकली डेवलप हो गया है या किसी और कारण से है। तो अगर साइकोलॉजिकली है तो उसको हम प्यार मोहब्बत से कई सारे छोटे छोटे उपाय रेमेडीज करा के ट्रीट कर लेते हैं। और जहाँ पे ये ब्लैक मैजिक या तांत्रिक या स्पिरिट अटैक होता है वहाँ पर फिर हम दूसरी तरह की क्रिया करते हैं। इसमें क्या ये जो ड्रग अब्यूज है या अल्कोहलिज्म है, जी यहाँ पर भी मदद होती है कुछ मंत्रों से या कुछ ऐसे? जी 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 देखिए, कोई भी एडिक्शन है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो पान बीड़ी सिगरेट पीने का हो या चाय पीने का हो या सेक्स का एडिक्शन हो, किसी भी तरह का जो एडिक्शन है, किसी भी तरह की जो आदत है, वो तब होती है जब आप मन से कमज़ोर होते हैं या आप बौद्धिक विचार से कमज़ोर हो रहे थे या आपके किसी एक पर्टिकुलर इमोशन में कमज़ोरी आ रही होती है, तो आप उसको सबसाइड करने के लिए इन्वेस्टमेंट में पड़ते हैं। ये एक तरह से किसी न किसी प्रकार की कमज़ोरी का कारण होता है। अगर मैं चाय पीता हूँ तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, या मैं सिगरेट पी रहा हूँ या कोई भी सिगरेट पी रहा है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो व्यसन होते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी तरह की कमजोरी का प्रतीक होते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करना पड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ाना होता है। सूर्य की उपासना करने से हो सकता है, गुरु की उपासना करने से हो सकता है, माता पिता की ब्लेसिंग्स मिलने से हो सकता है। और तंत्र के कई सारे ऐसे प्रयोग हैं जहाँ पर पहले हम इन्वेस्टरों को स्तंभित करके फिर उनमें दोबारा से रिवाइवल करते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। जब हम तंत्र की बात कर रहे हैं, उन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें एक आप जिस तरह से बता रहे हैं, पहली चीज़ वो सात्विक है, वो अच्छे के लिए है और सब अपनी ज़िंदगियों में करते आए हैं छोटे छोटे टोटके। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली हम तंत्र के थ्रू हम जिंदगी को बैलेंस करते हैं। कहीं कमी है तो उसको ऊपर लाते हैं और अगर एडिक्शन या कुछ ज़्यादा है तो उसको कम करते हैं। यहाँ पे जब हम कहते हैं ओवर सेक्सुअल इंडल्जेंस, या हम कहते हैं कि टोटल बिल्कुल रिफ्रेन उससे अलग हो जाना, तो उसमें कहाँ तंत्र काम करता है? देखिए, सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे सोसाइटी में एक ट्रोमा बना लिया गया है जहाँ अगर आपने या मैंने अगर सेक्स वर्ड कहा तो एक सेटबैक आ जाता है। स्पेशली अगर ऑरेंज कपड़े वालों ने या काले पीले नीले कपड़े वाले जो साधु संत महात्माओं ने या पीर पैगंबर जो भी हैं, अगर उन्होंने सेक्स का वर्ड लिया तो लोग एक अजीब निगाह से देखते हैं। ये कॉमन धारणा बन गई है कि उनके लिए तो नहीं है, ऐसा नहीं है। या फिर जैसे एक आम आदमी है उसके लिए नहीं है, इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। ये हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी इच्छा है, पर वो ये देखना पड़ता है कि अति ना हो रही हो। तो इसलिए अच्छा, आजकल क्या हो गया है कि हमारे सोसाइटी में पहले जो टॉप 3 इंडस्ट्रीज होती थी वो एजुकेशन, हेल्थ और फूड हुआ करती थी। आजकल पोर्नोग्राफी और ड्रग्स और अमन हो गई हैं। तो इंडस्ट्री में चेंज हो गया है। ये जो पोर्नोग्राफी आ गई है इसकी वजह से भी लोगों में सेक्स की एडिक्शन बढ़ी है। तो हम कोशिश करें कि पोर्नोग्राफी ना देखें, अच्छे विचारों के साथ रहें, क्योंकि विचार ही जनक होता है क्रिया करने का। जब पहले मनसा, फिर वाचा, फिर कर्मणा। जब मन में आएगा तब कर्म होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके जीवन में सेक्स की एडिक्शन बढ़ रही है, आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या आपकी इच्छाएं तृप्त नहीं हो पा रही हैं, तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना शुरू करें। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं दोनों ही बात करता हूँ कि न्यूट्रल रहना चाहिए, जिसमें बैलेंस्ड हो सके वो आपको करना चाहिए। पर ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये नॉर्मल क्रिया है तो करनी चाहिए। अब बहुत सारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि सेफ रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, सही है, पर मेरी धारणा ये है कि जो बैलेंस्ड है वो ठीक है। जैसे तंत्र में एक चीज ये भी बोली जाती है, संभोग से समाधि तक। देखिए, ये बहुत बड़ी एक मिथ हो गई है कि संभोग से समाधि तक। संभोग से का यह मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की जा रही है। यहाँ पर ये बात की संभोग, दो समान आत्माएं एक साथ बैठकर अगर धारणा में बैठेंगी, भोग में बैठेंगी, उच्चतर शिखर पर जाएंगी, तो वहां से समाधि प्राप्त होगी। यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हुई थी, यहाँ गुरु और शिष्य के मिलन की बात हुई थी, यहाँ पर शारीरिक मिलन की बात नहीं हुई थी। देखिए, प्लीज बहुत सावधानी के साथ इसको डिफरेंशिएट कीजिए कि एक नॉर्मल सेक्स लाइफ में सेक्स अलग है और एक समाधि के जीवन में एक संभोग अलग है। दोनों का क्राइटेरिया, दोनों का प्रिंसिपल, दोनों की मनोस्थिति बिल्कुल अलग अलग है। दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर वासना युक्त साधन क्रिया है, यहाँ वासना रहित क्रिया है। यहाँ पर जो फीमेल पार्टनर है वो मातृ स्वरूप है। यहाँ पर भोग है,
यहाँ पर समाधि है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। आप संसारिक क्रियाओं में जब रहते हैं तो अलग होता है, यहाँ पर रहते हैं तो अलग होता है। दोनों ही अलग क्रिया हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। और समाधि तक पहुंचने के लिए और भी बहुत रास्ते हैं, मैंने उनकी भी कोशिश कर ली। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बात बोली। जैसे कहते हैं जो हम खाते हैं वो बनते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। अ थॉट डीम एक्शन। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। जब हम बात कर रहे हैं इसी चीज़ों पे, तो मुझे एक और बात आपसे पूछनी है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोस्टिट्यूशन? क्योंकि सडनली जैसे हमने सेक्स की बात की, वैसे प्रोस्टिट्यूशन पे एक स्टिग्मा है, जैसे तंत्र पे एक स्टिग्मा है, एक डर है, एक वो, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो शब्द है ये आज से नहीं है, काफ़ी समय से पुराने का समय से चला आ रहा है। ये हर धर्म, हर रिलीजन, हर जगहों पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। देखिए, इसको आप दोनों तरफ से ले सकते हैं कि समाज के लिए अच्छा भी है, समाज के लिए बुरा भी है। पर मैं ये कहता हूँ ये हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस है, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी है कि वो इसमें काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या एक जनमानस वहाँ तक जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता। ये इंडिविजुअल वो है, इसमें मेरा अपना निजी मत है, आपका निजी मत है, उनका निजी मत है। तो सबकी जैसी अपनी धारणा है, जैसी अपनी इच्छा, उसके हिसाब से वो कार्य करें। पर मेरा यही कहना है कि जो चीज़ मर्यादा में है वो अच्छी है, जो मर्यादा में नहीं है वो हरी इच्छा। जब हम इन बातों में एनर्जी की बात कर रहे हैं, तंत्र की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ है जब हम कहते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस हाई रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, और दूसरी तरह से हम कहते हैं कि एनर्जी ना पॉजिटिव नेगेटिव, एनर्जी सिर्फ एनर्जी है, वो है, दैट्स इट। सो देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड। सो वो गुड और बैड कहाँ हो जाती है, या वो नेगेटिव कहाँ हो जाती है, उस वाइब्रेशन के बारे में? देखिए, एक साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, उन्होंने बोला था E = mc²। एनर्जी का कुछ फॉर्मूला दिया था कि हर चीज में एनर्जी है। पर मैं कहता हूँ हर एनर्जी में एक थॉट है, क्योंकि एनर्जी में अगर थॉट नहीं होगा तो वो गुड एंड बैड नहीं होगी, फिर वो एनर्जी है या नहीं है ये भी नहीं पता चलेगा। सो एवरी एनर्जी हैज अ थॉट। हर शक्ति में, हर ऊर्जा में एक विचार है, और वो विचार ही उसको सही और गलत बनाता है। बाकी उस विचार से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये है कि आपको वही एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है, और किसी और के लिए पॉजिटिव है, आपके लिए नेगेटिव है। ये आपकी खुद की स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अब डार्क एनर्जी कहते हैं, और व्हाइट लाइट एनर्जी कहते हैं, या ब्लैक लाइट एनर्जी कहते हैं। ये ऊर्जा है, देखने का तरीका है। दिन के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद सवेरा, ये तो ये प्रोसेस है। अब रात में निकले हुए चांद को आप ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते, डार्क एनर्जी नहीं कह सकते, सूर्य की रोशनी को व्हाइट एनर्जी नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता तो पूर्णिमा का चांद अपने आप में पूर्ण क्यों नहीं होता? पूर्ण है ना। गणेश जी, आप महंत हैं जूना अखाड़े के, और जो एक हमेशा से माना गया है कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग होना चाहिए। रिलीजन के जो गुरु हैं वो पॉलिटिक्स को अच्छा बुरा सब कुछ बताते हैं कि क्या ठीक है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। सो ये जो एक पॉलिटिकल वातावरण है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, एक जनरल बात कर रही हूँ, उस पे आप क्या सोचते हैं? मेरा तो इतना ही कहना है कि देखिए, राजनीति का मतलब है किसी भी देश का शासन चलाना, और अगर वो शासन धर्म के अनुसार चले या धर्म मतानुसार चले, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। धर्म के अनुसार चलने वाला राज्य ही राम राज्य कहलाता है। हम किसी और राज्य की बात क्यों नहीं करते? हम हमेशा क्यों कहते हैं कि राम राज्य आएगा? क्यों कहते हैं? क्योंकि राम का राज्य जो धर्म के अनुसार था। बट आप ये भी कहते हैं धर्म, वहां पे कोई एक धर्म की बात नहीं हो रही है। वहाँ एक धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्म का मतलब, आप प्लीज ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब है एक सिस्टम, एक तरीका जिसके द्वारा समाज को चलाया जा सके। अब एक क्षत्रिय का धर्म ये है, एक पुत्र का धर्म है, एक बेसिक सी बात लेते हैं कि ढंग से वस्त्र पहनना एक धर्म है, एक व्यक्ति को पोषण आहार मिलना धर्म है। अब इसका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से क्या लेना देना है? एक मनुष्य पैदा हुआ है और मरेगा, वो एक सिस्टम में जाएगा। उस सिस्टम के पालन को धर्म कहते हैं।
और खासतौर से हिंदुज्म को लेकर जो मिथ है वो बहुत गलत धारणा है। हिंदुज्म अ वे ऑफ लाइफ। अब हुआ क्या है कि हमारे समाज में कुछ सेकुलरिज्म वर्ड जो आ गया है, जो लिबरल बनाने की कोशिश की गई है, वो बहुत जो हमारी मर्यादाएं थी, जो हमारे धर्म की परिभाषा थी, उसको बदल के रख दिया है। हमारे यहाँ शस्त्र की शिक्षा थी तो हमारे यहाँ शास्त्र की भी शिक्षा थी। हमारे यहाँ शास्त्र भी पढ़ाया जाता है और हमारे शस्त्र भी पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बादशाह का कामसूत्र भी पढ़ाया जाता था, तो हमारे यहाँ मोक्ष की गतिविधियां भी पढ़ाई जाती थी। अगर प्रजनन की क्रिया बताई गई है तो हमारे यहाँ मृत्यु के बाद के संस्कार भी बताए गए हैं। तो हम एक जगह पर क्यों अटक जाते हैं? ये वृहद सब्जेक्ट है, ये वास्ट सब्जेक्ट है, ये 16 संस्कारों में बना हुआ सब्जेक्ट है। हम एक संस्कार में या एक क्रिया में अटक जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे बड़ी खूबसूरत बात आपने की, जब हम अपने देवी देवताओं को देखते हैं तो देवताओं को पूरा सजाया जाता है, पूरे वो श्रृंगार के साथ हैं, और जो देवियां हैं वो पूरी सशस्त्र अपने पूरे शस्त्रों के साथ हैं। तो यिन यान एनर्जी और शिव और शक्ति हर जगह दिखाई गई है। तो कुछ एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया ओवर द टाइम हर जगह पूरी दुनिया में, और उसी तरह से अब नारी शक्ति का दोबारा आना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपकी बात को काटूंगा। नारी शक्ति का दोबारा आना नहीं हुआ, नारी शक्ति हमेशा ही शक्ति रही है, प्रथम से काल से लेकर आज तक। चाहे वो सीता का काल हो, चाहे वो द्रौपदी राधा रानी का समय हो, या माँ द्रौपदी का समय हो, या रुक्मणी का समय हो, या मीरा का समय हो, या अहिल्याबाई का समय हो, या माँ शारदा का समय हो, या इंदिरा गांधी जी का समय हो, या किसी भी महिला शक्ति का समय हो, शक्तियां हमेशा से रही हैं। अगर शिव है तो शक्ति है, और शक्ति है तो शिव है, एक दूसरे के पूरक ही है। अब कोई कहे कि शिव में से शक्ति निकली है, लेकिन शिव में शक्ति थी तो ही तो शक्ति निकली है ना। तो ये कहना कि वो अलग है, या वो पहले थी वो आज नहीं है, या कल थी या समय, देखिए समय, देश काल, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से संस्कार और मर्यादाएं बदल जाती हैं। Circumstances make us sunbreakers. पहले हम बिना एसी के रहते थे, अब आज हम एसी में रहते हैं, क्योंकि पर्यावरण में परिवर्तन आए हैं। हम पहले कुछ और खाते थे, आज हमारे खाने का हैबिट बदल गया है, क्योंकि पूरे ओवरऑल ग्लोबल में चेंजेस आए हैं। सही क्या है गलत क्या है वो हमें पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी धारणा, अपने विवेक, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। कल तक गर्मी थी तो हम एसी चला के बैठे थे, आज गर्मी नहीं है तो हम शॉल ओढ़कर बैठे हैं, ठंड लग रही है। हम देश काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चेंज हुए। तो भारतवर्ष के साथ ये दुविधा रही है कि आक्रमणकारियों की वजह से, पहले हम 500 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, और भी कई सारे आक्रमण हुए, जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं, उसकी वजह से हम अपनी मूलभूत संस्कृति को भूल गए। लेकिन हम मातृत्व शक्ति को कभी नहीं भूले थे। हमारे लिए मातृ शक्ति पहले भी थी, आज भी थी। यत्र नारीस्ते पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। भारतवर्ष ही इकलौता देश है जहाँ पे नारियों की पहले भी पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है, और आने वाले समय में भी पूजा होगी। अगर पिता है तो मातृशक्ति भी है, अगर हमारे कुल देवता है तो कुल देवी भी हैं, अगर हमारे यहाँ देव हैं तो देवी भी हैं, यक्ष है तो यक्षिणियां भी हैं, गंधर्व हैं तो गंधर्व भी, नारियां भी हैं। अगर भैरव शक्ति को माना जाता है तो भैरवी शक्ति की भी उपासना की जाती है। अगर योगी हैं तो 64 योगिनियों की भी उपासना की जाती है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ बैलेंस हमेशा से रहा है। ये मिलावट है, मिश्रण है, जिसका इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ गया। तो आपके बात का खंडन कर रहा हूँ कि दोबारा से जो शक्ति सशक्तिकरण हुआ, ऐसा नहीं है। शक्ति हमेशा से रही है, चाहे वो भारतवर्ष की आज़ादी का विषय हो, या उसका इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, या मॉडर्नाइजेशन हो, या एजुकेशन सिस्टम हो, या आपकी मेडिसिन हो, या आपकी आर्म फोर्सेस हो। हमारे यहाँ की माताएं बहनें हर जगह पे सशक्त हैं। एक फौजी फौज में जाकर अपने देश की सेवा कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी माँ का आशीर्वाद और माँ की परवरिश और माँ के संस्कार उसके साथ वहां पर है, और मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है? हमेशा से है। हाँ ठीक है, कर्म, दुष्कर्म और सुकर्म में फर्क आ जाता है। समाज, देश काल, स्थिति परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि संस्कार बदल जाएंगे। और अगर
अगर हमारे यहाँ कहते हैं कि बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेप केसेस भी हो रही हैं, अगर 10 में कंट्रोवर्सीज मत करिएगा प्लीज इस लाइन को बिल्कुल गलत मत समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही होता है। अगर 10 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तो 10,000 महिलाएं सुरक्षित घर भी पहुंचती हैं। तो दोनों का सामंजस्य है। देखिए, अच्छाई और बुराई हमेशा रहती है, सिर्फ बुराई पे हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ अच्छाई पे भी नहीं, हमें दोनों का बैलेंस देखना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जब हम बात करते हैं कि एक इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी भूमिका है ह्यूमन बीइंग, तो बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग, उस पे क्या सिंपल सी बात कहता हूँ कि बिकम अ ह्यूमन या देन यू बिकम अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग होना बहुत बड़ी बात है, पहले ह्यूमन हो जाओ। आहार, निद्रा, भय और मैथुन को विवेक और वैराग्य के साथ इस्तेमाल करके तो देखो, कम से कम पहले एक आम इंसान की तरह जिंदगी तो जी कर देखो। आप एक इंसान की तरह सोच कर तो देखो, दूसरे इंसान को प्यार देकर तो देखो, प्रकृति की रक्षा करके तो देखो। उसके बाद ह्यूमन बीइंग या बुद्धिजीवी या बौद्धिक विचारों में बड़ी बड़ी बातें हम बाद में करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल साधारण से इंसान बन जाओ, जो सबसे मुश्किल है शायद। इंसानियत और इंसान ने बड़प्पन की बातें करने से अच्छा है कि साधारण इंसान बन जाओ। बेसिक जो थंब रूल है वो बन जाओ, उसके बाद में देखेंगे। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया आपकी बातें सुन के। जिंदगी पूरी तरह से जीना और उस जिंदगी में वो पल पाना और उन पलों को, उस एसेंस को पूरी तरह से जीना, शायद वही ह्यूमन बीइंग की एक बुनियादी जरूरत है और बुनियादी रहनी चाहिए एक चाह। विभा जी, चाहे वेद उठा लीजिए, चाहे महाभारत उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, या विश्व की किसी भी पुस्तक उठा लीजिए, सभी पुस्तकों के मैं कहता हूँ कुछ हिस्से तो जरूर ऐसे हैं जो इंसानियत सिखाते हैं, और अधिकतम हिस्सों में ये सिखाया जाता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने। समझने का फर्क है, विचारों का फर्क है, ठीक है। अब वही चीज आपकी साधना की हो सकती है, वही आपकी भोग विलास की हो सकती है। उसी एल्कोहल से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, वही एल्कोहल जो है आप नशे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपने विचारों का है, आप प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, ये हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले स्वयं को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। इसमें आपने एक बहुत खूबसूरत बात की और उस पर मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम वृत्ति की बात करते हैं, देव वृत्ति है, राक्षस वृत्ति है, वो जो वृत्तियाँ हैं वो कहाँ पे प्ले करती हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि वो शायद नहीं बदली जाती। आप जिस वृत्ति से पैदा हुए हैं उस पर शायद परत आ जाएगी, शायद आप मास्किंग आ जाएगी या किसी भी रीजन से आपके समय के साथ, बट वो वृत्ति सामने जरूर रहती है। देखिए, ऐसा है कि जो वृत्ति या जो बेसिक नेचर की बात आप कर रही हैं, वो चाहे राक्षस हो चाहे देव हो, दोनों का अपना प्रयोग है। विवेक और वैराग्य, मैं बार बार कहता हूँ, विवेक और वैराग्य। देखिए, राजा बलि भी राक्षस थे, लेकिन उनसे बड़ा दानी नहीं। विभीषण भी राक्षस कुल में पैदा हुए थे, पर उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं, ठीक है। तो ये कहना कि राक्षस वृत्ति से पैदा हुए हैं तो अच्छे पुरुष या अच्छा इंसान नहीं बन सकते, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने विवेक और विवेक का वैराग्य का प्रयोग करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपने आप को स्वयं बदल सकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। पर अगर आप बदलना चाहें, आप बदलना ही नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे? तो किस वृत्ति के साथ पैदा हुए हैं, किस नेचर के साथ पैदा हुए हैं, और किस कुल में हुए वो भी तो अलग है, किस राशि में हुए, किस नक्षत्र में हुए, कुछ मैटर नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आप स्वयं पैदा हुए हैं तो आप अपने जीवन स्वयं सुधारिए। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग इज अ सो इजी वे, एनी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैन टीच यू। द आर्ट ऑफ डाइंग इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू वांट टू डाई। कितने ग्रेसफुली, कितने सम्मान और कितनी सजगता के साथ आप जाना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। आर्ट ऑफ लिविंग किसी भी मैनेजमेंट में सीख लीजिए। आर्ट ऑफ डाइंग सीखना हो तो हमारी परंपराओं से जुड़िए, हमसे जुड़िए, हम लोग आपको सिखाएंगे आर्ट ऑफ डाइंग क्या है। तो फ्री विल और चॉइसेस डू प्रिवेल। यस, ऑलवेज। देखिए, कुछ कर्म गति, कुछ भाग्य में लिखा है और कुछ आपके कर्म है।
और रोज आप कर्म बदल रहे हैं, कर्म की चॉइसेस ले रहे हैं और भाग्य भी खुलते हैं। अब आपको रोज एक गिलास पानी मिल रहा है, आप उसको जमीन में गिरा दे रहे हैं या पी रहे हैं, आपकी चॉइस है। पानी मिल रहा है, ये आपका भाग्य है। पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, आपकी कर्म। ठीक है, आपको 100 रुपए मिले, आप 100 रुपए की आप दारू पी लीजिए या 100 रुपए के फल खा लीजिए, मर्जी आपकी। 100 रुपए मिलना ही आपका भाग्य है। आप दिन में 10 रुपए कमाते हैं और 10 रुपए में 3 रुपए 8 रुपए की सिगरेट पी लीजिए या 8 रुपए का फल खरीद के अपने बेटे के लिए ले जाइए, ये आपकी मर्जी है। मेरे को बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब क्या करूं, पैसे नहीं बचते। मैं कहता कितनी सिगरेट पीते हो दिन में? 10 सिगरेट, एक सिगरेट कितने की आती है? 8 रुपए की, 80 रुपए बर्बाद हो गए ना। 80 रुपए का 1 किलो सेब आता है, आपका बेटा खाएगा, मर्जी आपकी है। आपका बच्चा खा सकता है, आपका परिवार 1 किलो सेब में एक मील हो सकती है। मर्जी आपकी है, बुद्धि आपके पास है। जिस बाजार में जहां जाकर आप नशे का सामान खरीद सकते हैं, उसी बाजार में उसी जगह जाकर आप फल फ्रूट और जूस खरीद सकते हैं, मर्जी आपकी है। फिर आप कहेंगे कि आपके पास पैसे नहीं है, आपका भाग्य नहीं चलता, आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर में रोज परेशानियां आ रही हैं, ये आपका अपना डिसीजन है। जेलसी बहुत ज्यादा एक हमारे यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है, और कंपटीशन, राइट। और इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि जेलसी और कंपटीशन क्या है और कैसे निकले? क्या हो गया कि इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, फियर बढ़ गया है, तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो लोगों को ना एक अजीब सा एक द्वंद आ गया है। अरे उसकी गाड़ी, वो एक ऐड आता है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, वो एक जो फैक्ट है, वो जो एक कंपटीशन है ना, वो उसने समाज को एक अलग रूप दे दिया। देखिए, प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है, पर प्रतिस्पर्धा किसके साथ? प्रतिस्पर्धा बहुत आवश्यक है, लेकिन कहाँ? पिता पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करे अच्छी चीजों के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन बुरी चीजों के लिए करे तो ठीक नहीं है ना। भाई भाई आपस में प्रतिस्पर्धा करे माता पिता की सेवा के लिए तो अच्छा लगता है, पर वो प्रतिस्पर्धा करे माता पिता को छोड़ने के लिए तो ठीक नहीं लगता। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है। देश काल स्थिति परिस्थिति हो सकती है कि कई जैसी भी माता थी जिन्होंने राम को वनवास पे भेजा, पर उसका उद्देश्य पता नहीं क्या था, हम क्या जानते हैं। मंथरा जैसी स्त्रियां भी थी हमारे यहाँ, तो वो उसी जगह कौशल्या भी थी, मंदोदरी भी थी, जो रावण को सारी जीवन समझाती रह गई कि भैया तू राम की सेवा कर ले। या कौशल्या थी जिन्होंने पुत्र को इतना आज्ञाकारी बनाया कि पिता की बात मान और वनवास पे चला जा। तो देखिए, हर तरह की प्रवृत्ति, हर तरह की प्रकृति है। प्रवृत्ति और प्रकृति को समझकर जीवन में किस तरह से उतारा जा सकता है, ये समझना पड़ेगा। और प्रवृत्ति और प्रकृति की वजह से ही शायद हम इंस्पायर्ड होते हैं और किन लोगों की तरफ होते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति ही है। बिल्कुल, आप जैसे हैं वैसे ही हैं। मैंने कई बार देखा है कि अचानक मेरे साथ कई लोग काम करते रहते हैं और जिन्हें सिगरेट पीने की आदत है या मान लीजिए नशा पत्ती करने की आदत होती है, वो अचानक एकदम एक व्यक्ति के पास जाएंगे और उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास माचिस होगी। भाई साहब, माचिस है, 10 लोगों में से उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। यानी एक एनर्जी दूसरी उस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो कहते हैं ना, जैसी आपकी सोच होती है वैसे आपका विचार, वैसे आपका परिवार, वैसे आपके लोग हो जाते हैं, वैसे आपकी संगति हो जाती है। तो होता है, आप ट्रेन में चढ़ते हैं, आपने देखा 10 लोग बैठे हैं, 2 लोगों की शक्ल आपको पसंद नहीं है, एक ही शक्ल पसंद आई, आप उसके बगल बैठ जाते हैं, आप उससे बात करते हैं, वो आपसे बात करता है, खाना पीना एक्सचेंज होता है, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, बाद में बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, सालों साल वो रिश्ते चलते हैं। और वो घटना क्या थी कि सिर्फ एक मुलाकात, एक नज़र पड़ी और उस नज़र में उस एनर्जी को आप समझ पाए और वो एनर्जी ने आपको समझ पाया, बस इतनी सी बात होती है। तो आपके विचार, आपकी आंखों पे कौन सा वो है। मेरे पास कई लोग आते हैं कि भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ चश्मा, शीशा साफ कर लो, फिर चश्मा साफ कर लो, उसके बाद आंखें साफ कर लो, तीनों साफ होंगे तो भविष्य दिखाई देगा। हम देखना ही नहीं चाहते। हमने एक धारणा बना ली कि ये मिल जाएगा तो मैं सक्सेसफुल, ये नहीं मिला तो मैं सक्सेसफुल, पर जो मिला है वो भी तो सक्सेस के लिए मिला है। बहुत ही मजेदार आज तो थैंक यू डॉक्टर गणेश जी। और कुछ तो विभा जी, चलते चलते मैं यही कहूँगा कि जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई कष्ट आ रहा है, तो एक निष्ठ होकर किसी भी देव या देवी की शक्ति की आराधना कर लीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा।
बल बुद्धि विद्या देहु हरो कलेश विकार, जो हनुमान चालीसा की पहली लाइन है, मोहि मोहि हरो कलेश विकार। इस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं आप अपने जीवन में, और एकनिष्ठ होकर, मतलब एक निष्ठ होकर आप अपनी साधना करें, या एक निष्ठ होकर एक देवी देवताओं की आराधना करें। आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। इसी शुभ आशीष और शुभ वचन के साथ मैं यही कहूँगा कि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में धन संपदा रूपम देहि जयम देहि यशो जहि। हे माँ जगत जननी, हे माँ सरस्वती, हे माँ विंध्यवासिनी, हे माँ कामाख्या, हे माँ तारा, आप रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो, सौभाग्य दो, आरोग्य दो, धन दो, संपदा दो। एक माँ से और क्या मांग सकते हैं कि उसका आशीर्वाद बना रहे। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो शक्ति की शरण में जाएं, आराधना करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। अपनी किसी भी समस्या या किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9958659179। इस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.agnetrafoundation.org पर चले जाइए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर भी आज आकर अपना मैसेज या अपनी क्वेरीज को छोड़ सकते हैं। हम 24/7 आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है, और हम सदैव आपकी सहायता करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। तो मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि बिल्कुल आप अपने आप को अकेला मत समझिए, बिल्कुल आप डरिए मत, किसी भी तरह के तंत्र मंत्र यंत्र के प्रभाव से मत डरिए, किसी भी अहम और वहम में मत रहिए। हर समस्या के समाधान के लिए आप उससे जुड़ें 9958659179 पर, या फिर www.agnetrafoundation.org पर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गणेश दुबे, अग्नेत्रा फाउंडेशन दिल्ली से।